हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्लॉक ए एंड बी आर रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड एज शोन म्यू बिटवीन द ग्राउंड एंड द ब्लॉक इज 0.1 एंड दैट बिटवीन द ए एंड बी इज 0.3. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी इन द पेन सो दैट द मोशन स्टार्ट. तो ये जो क्वेश्चन अभी रीड किया है उसका डायग्राम देखो साइड में दूसरे पेज पे बनाया हुआ है. डायग्राम में क्या दिख रहा है, हमें दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक. ब्लॉक ए के नीचे ब्लॉक बी और ब्लॉक बी के नीचे ग्राउंड है. ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक बी एंड द ग्राउंड इज म्यू इज इक्वल टू 0.1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स ए एंड बी इज म्यू इज इक्वल टू 0.3. ठीक है. ब्लॉक ए एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ अटैच है. यहाँ पर ये फ्रिक्शनलेस पुली हमें दिख रहा है. फ्रिक्शनलेस पुली के लेफ्ट साइड में एक रोप दिख रहा है जो कि ब्लॉक ए के साथ अटैच है और फ्रिक्शनलेस पुली के राइट साइड में एक पैन रखा हुआ है और सेम रोप से अटैच है. ठीक है. तो हमें क्या करना होगा, इस पैन के अंदर हमें वेट पुट करना होगा. उस वेट की वैल्यू क्या होगी ताकि ये ब्लॉक है राइट साइड मूव होने लगे, ऐसा हमें निकालना है. लेकिन पी ए जो फोर्स रहेगा या फिर पी ए जो वेट रहेगा उसकी वैल्यू हमें मिनिमम होनी चाहिए, ये कंडीशन दी हुई है. अगर हमारे पास क्वेश्चन में फ्रिक्शनलेस पुली दी हुई होती है तो उसका एक कंसेप्ट क्या होता है, अगर हम लोग अचानक फ्रिक्शनलेस पुली को हटा देंगे तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी रोप का पार्ट होगा उसमें इक्वली फोर्स होता है. इतना याद रखना है. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अंदर जो भी डेटा गिवन दिया है उसको लिख लेते हैं. ठीक है. तो ये दूसरे पेज में यहाँ पर आंसर लिखने वाले पेज पे आ गया. यहाँ पर हमें गिवन में क्या लिखना होगा, डब्ल्यू बी और ये डब्ल्यू ए लिखना होगा. दैट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक बी एंड ए रिस्पेक्टिवली. गिवन लिखना है, ये लिखा गिवन. गिवन में हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, डब्ल्यू बी. डब्ल्यू बी कितना दिया होता है, 150 आई गेस. चेक कर लेते हैं इसको. डब्ल्यू बी 150 था क्या, देखो ये 150 था. अभी क्वेश्चन का कोई काम नहीं है तो सिर्फ मेन काम किसका, डायग्राम की है. ठीक है. ये डब्ल्यू बी लिखा है 150 न्यूटन, कॉमा देखिए लिख देंगे डब्ल्यू ए. डब्ल्यू ए कितना है, 100 न्यूटन, वो भी लिख दिया. इसके बाद म्यू की वैल्यू लिख लेते हैं. म्यू इज इक्वल टू म्यू वन लिख लेता हूँ. म्यू वन इज इक्वल टू कितना, 0.1 बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड. बिटवीन ब्लॉक बी लिखा एंड ग्राउंड. म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. ठीक है. बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड वो लिख दिया. और ये म्यू टू आएगा. म्यू टू कितना है, म्यू टू 0.3 है. 0.3 लिखा. बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी. बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी या फिर बी एंड ए भी लिखते थे तो भी चलता था. ठीक है. इसके अलावा हमें क्या दिख रहा है, ब्लॉक ए के साथ एक इंक्लाइन प्लेन के मतलब एक इंक्लिनेशन के ऊपर पी ए फोर्स अटैच है. पी ए फोर्स के लिए जो रोप जा रहा है ना वो इंक्लाइन है ग्राउंड के साथ. ठीक है. इतना क्लियर हो गया. देखो जो रिक्वायर्ड फोर्स हमें पी निकालना है ना उसके लिए दो कंडीशन हो सकती है. पहली कंडीशन क्या होगी, व्हेन द ब्लॉक ए स्लाइड्स ओवर द ब्लॉक बी. और दूसरा कंडीशन क्या होगा, व्हेन द ब्लॉक बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी स्लाइड ओवर द ग्राउंड. तो इन दोनों में से अभी हम लोग पहला केस कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हमें लिखना होगा केस वन. केस वन में क्या लिखेंगे, व्हेन ब्लॉक ए स्लाइड्स ओवर ब्लॉक बी. व्हेन ब्लॉक लिख लेता हूँ. व्हेन ब्लॉक ए स्लाइड या फिर स्लिप भी लिख सकते थे, स्लाइड ओवर ब्लॉक बी. ठीक है. इतना आया समझ में. तो ऐसा पॉसिबल होगा ना, ये एक केस पॉसिबल हो सकता है क्या, ब्लॉक ए सी ब्लॉक बी के ऊपर स्लाइड होगा या फिर दोनों ब्लॉक ए और बी स्लाइड हो जाएंगे ग्राउंड के ऊपर. ऐसे केस पे हमें फोर्स पी की वैल्यू निकालनी होगी. ठीक है. तो ये पहला क्या लिखा है, व्हेन ब्लॉक ए स्लाइड्स ओवर ब्लॉक बी. इसके बाद हमें क्या करना होगा, ड्रॉइंग एफ बी डी फॉर ब्लॉक ए करना होगा. ड्रॉइंग एफ बी डी फॉर, एफ बी डी का फुल फॉर्म होता है फ्री बॉडी डायग्राम. एफ बी डी फॉर ब्लॉक ए. ठीक है. तो अभी हम लोग सिर्फ ब्लॉक ए को ही ऑब्जर्व करेंगे, उसको ही देखेंगे और ब्लॉक ए के ऊपर आए हुए हमें सारे फोर्सेस कंसिडर करने होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखो ब्लॉक ए बना दिया हम लोगों ने. ब्लॉक ए बना दिया. ये ग्राउंड ये सरफेस रहेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा ब्लॉक ए का ब्लॉक बी के साथ. ठीक है. तो ये ऊपर से क्या आएगा, डब्ल्यू ए आ जाएगा, यानी कि ब्लॉक ए का वेट रहेगा दैट इज 100 न्यूटन. वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. यहाँ से ब्लॉक ए को एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, उसको हम लोग लिख लेते हैं N1 लिख लेते हैं. ठीक है. ये N1 लिख दिया. इस रोप के कारण ब्लॉक ए राइट साइड मूव होने की कोशिश करेगा. तो अगर ब्लॉक ए राइट साइड मूव होने की कोशिश करेगा तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में आएगा. ठीक है. तो ब्लॉक ए का फ्रिक्शनल फोर्स हमें कहाँ पे दिखाना है, लेफ्ट साइड दिखाना है. तो ये एरो कर दिया लेफ्ट साइड जाते वक्त. ये F1 लिखेंगे. F1 क्या रहेगा, म्यू N1 रहेगा. राइट. म्यू 2 रहेगा एक्चुअली, बिकॉज हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, टू ब्लॉक्स यूज करना होगा ए और बी, क्योंकि ब्लॉक ए बी के ऊपर स्लाइड हो रहा है. इसके कारण हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर म्यू 2 लिखेंगे. अगर मैं इसको म्यू 2 लिख रहा हूँ तो ये नॉर्मल रिएक्शन को मैं N2 कर देता हूँ, इसको भी मैं N2 कर देता हूँ. ठीक है. तो ये म्यू 2 N2 थोड़ा सा ठीक रहेगा. और ब्लॉक ए के ऊपर आया हुआ इंक्लाइन रोप का ये फोर्स भी दिखाना होगा. ठीक है. ये इंक्लिनेशन है 30 डिग्री ग्राउंड के साथ.
यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, वो पी फोर्स मान लेंगे। फैन के अंदर जो भी वेट रखने वाला फोर्स रहेगा ना, वो पी लोड या फिर वेट हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे। डायग्राम के अंदर साइड में लिख लेते हैं, ये ए लिख लेते हैं ब्लॉक ए समझने के लिए। आगे हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होगी, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, लेट समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा फिर, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगे उनको रिजोल्व करके उनका एडिशन कितना लिखना है, हमें 0 कर देना है। देखो ये पी ए फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे रहेगा, प्लस होगा, तो ये पी क्या लिखेंगे हम लोग, cos 30 लिख देंगे। इसके बाद ये माइनस F1 अलॉन्ग द निगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, तो ये माइनस F1 रहेगा इज इक्वल टू 0। इसके अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है, तो ये लेफ्ट साइड में फिर से P cos 30 एज इट इज लिख दिया, माइनस F1 है, तो F1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, μ2 n2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये F1 को भी मैं F2 कर देता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स F2 से डिनोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी फिर मुझे F1 का क्या डिनोट करना चाहिए, F2 डिनोट करना चाहिए। तो P cos 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट प्लस माइनस F2 यानी कि μ2 n2 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 0 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग μ2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, P cos 30 माइनस μ2 की वैल्यू कितनी पुट करनी थी हमें, 0.3, और साइड में ये रहेगा ये n2 इज इक्वल टू वर्ड 0। ठीक है, ये ऑप्शन ये पार्टीशन बना दिया, और साइड में क्या लिखना है हमें, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट देखो, फिर वर्टिकल कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, पी इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के होने के कारण वो क्या आएगा, पी साइन 30 आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट प्लस n2 आएगा, माइनस डब्ल्यू ए, बस माइनस डब्ल्यू ए आएगा, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये पी साइन 30 एज इट इज प्लस n2 एज इट इज, ये माइनस डब्ल्यू ए लेफ्ट साइड में इक्वल टू के तो राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू ए हो जाएगा, राइट। और डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, तो वो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, पी साइन 30 प्लस n2 इज इक्वल टू वॉट, 100 रहेगा। ठीक है, इसको मैं नंबर 2 कर देता हूँ, इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ऐसा लिख देना है। देखो यहाँ पर सॉल्विंग लिख देंगे, सॉल्विंग इक्वेशन, ये 1 हो गया, एंड 2 सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, डायरेक्टली लिख देना है मुझे पी फोर्स फोर्स की वैल्यू, और n2 जो आएगा उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख देंगे। इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें पी फोर्स की वैल्यू मिलेगी, देखो कैलसी से 29.526 दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29.53 लिख सकते हैं सिंपली। तो 29.53 लिखा, यूनिट क्या रहेगा, ये फोर्स होने के कारण वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो यहाँ पर न्यूटन लिख देंगे। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन था n2, उसकी भी वैल्यू आ जाएगी साथ में, वो रहेगी 85.236 दिख रहा है, तो हम लोग उसको 24 लिख सकते हैं, 85.24 लिख दिया। यूनिट क्या रहेगा उसका भी न्यूटन रह जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना होगा, केस 2 कंसिडर करना होगा, जहाँ पर दोनों ब्लॉक्स ए और बी ग्राउंड के ऊपर स्लाइड होंगे। तो वो केस लिखना होगा, यहाँ पर केस 2 लिखेंगे। व्हेन, केस 2 क्या है, व्हेन बोथ ब्लॉक ए एंड बी, ये ब्लॉक का स्पेलिंग गलत हो रहा था, BLOCK है। व्हेन बोथ ब्लॉक ए एंड बी स्लाइड ओवर ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड, अगर बी के ऊपर ए रखा हुआ है, अगर बी मूव होता है, इसका मतलब साथ साथ में रिस्पेक्टिवली ए भी तो मूव हो रहा है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आगे लिखना होगा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, DRAWING, ड्राइंग क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी लिखा। ठीक है, तो देखो ये ब्लॉक बी दिखाया है, उसके ऊपर ब्लॉक ए था, ए भी दिखाया है। ये इसका वेट कितना था, ए का 100 था, 100 न्यूटन लिख दिया। ब्लॉक बी का वेट कितना था, थोड़ा सा साइड में दिखा रहा हूँ, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड होने के कारण वो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाते हुए दिखा है। ठीक है, ब्लॉक ये बी है, यहाँ पर ए लिखा। ठीक है, ये ब्लॉक बी का वेट, ये है ब्लॉक ए का वेट। ब्लॉक बी का वेट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेफ्ट साइड में 150 न्यूटन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ब्लॉक बी को एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, उस नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं N1 लिख लेते हैं। ब्लॉक बी राइट साइड मूव होने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि ब्लॉक बी ए के साथ अटैच था। अगर ए का वेट ज़्यादा है, तो ए का वेट ज़्यादा होने के कारण ब्लॉक बी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। अगर ब्लॉक ए राइट साइड मूव हो रहा है, तो प्रेशर ए का ज़्यादा होने के कारण चांसेस ये भी है कि ब्लॉक बी भी राइट साइड मूव होने की कोशिश हो जाए। अगर ब्लॉक बी राइट साइड जाएगा, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड से टूवर्ड लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग F1 कंसिडर कर लेते हैं, और ये F1 को मान लेते हैं μ N1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर
एक रोप अटैच थी ब्लॉक ए के साथ, ब्लॉक ए के साथ यहाँ पर एक रोप अटैच थी। यहाँ पर वो अननोन फोर्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पी, और रोप का इंक्लिनेशन कितना था ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री का था। ठीक है, तो ब्लॉक बी और ये ए के ऊपर आए हुए हम लोगों ने सारे फोर्सेस कंसिडर कर लिए। ब्लॉक ए और बी को इसलिए सेपरेट नहीं करना है कि क्योंकि हम लोगों ने कंसिडर किया कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव हो रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होगी। तो ये क्या लिखा साइड में, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसिडर करने हैं, उनके रिजल्ट कंपोनेंट का एडिशन कर। ठीक है, देखो ये पी ए फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, जिसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ दिख रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, पी कॉस 30 होगा, राइट। और ये माइनस F1 आएगा, सिंपली माइनस F1 इज इक्वल टू 0। तो फिर से लिखा पी कॉस 30 लिख दिया, और ये F1 का मतलब कितना होने वाला है, μ1N1 होने वाला है। ठीक है, इज इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग μ1 की वैल्यू जानते हैं, वो कितनी थी, 0.1 थी। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द ब्लॉक बी। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ये पी कॉस 30 एज इट इज लिख देना है, माइनस 0.1 ये भी एज इट इज लिख देना है। राइट साइड में क्या होगा, ये N1, फिर ये इज इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, इसको हम लोग पुट कर देते हैं एज ए नंबर 3। ये नंबर 3 लिखा हुआ है, देखो यहाँ। एंड नेक्स्ट पेज पे हमें अभी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करना है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करना है, दैट इज समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। एंड लिखा, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। देखो सेम डायग्राम में हमें क्या देखना है, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस देखने हैं। तो डायग्राम के अंदर वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं, देखो ब्लॉक बी और ब्लॉक ए का वर्टिकल लोड है, डाउनवर्ड होते हुए दिख रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है ऊपर की तरफ जाते हुए, और ये पी फोर्स दिख रहा है, इंक्लाइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ, और पी फोर्स का इंक्लिनेशन कितना है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री का। तो नेक्स्ट पेज पे देखो क्या कर सकता है, ये लेफ्ट साइड में हमें प्लस N1 लिखना होगा, इसको N1 कर देते हैं, ये N1, तो ये N1 लिखा नीचे। N1 लिखने के बाद माइनस WB माइनस WA प्लस P साइन 30 होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो P साइन 30 वर्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों माइनस, और ये N1 ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये 4 फोर्सेस हो गए जो कि हम लोगों ने लिखे यहाँ पर, जिसमें नोन कौन से, WB WA नोन है, N1 और ये P अननोन है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में पहले P लिख देता हूँ, P साइन 30 प्लस N1 लिखा, इज इक्वल टू WB राइट साइड में, और ये राइट साइड में क्या, WA। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, फिर से P साइन 30 लिखना है, आगे प्लस N1 रहेगा एज इट इज़, इक्वल टू के आगे हम लोग WB और WA की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कितनी है, 150 प्लस 100 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड में कितना लिखना, हमें जस्ट 250 लिखना है, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज़, P साइन 30 प्लस N1। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे एज ए इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। तो सॉल्विंग 3 एंड 4 हमें P मिल जाएगा, देखो P की वैल्यू आएगी हमें 27.2918। तो 27 पॉइंट हम लोग सिंपली कितना लिख सकते हैं, 27.29 लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया 27.29, यूनिट रहेगा न्यूटन, और साइड में क्या, नॉर्मल रिएक्शन N1 मिलेगा, जिसकी वैल्यू आएगी, देखो N1 इज इक्वल टू 236.354 है, 236 है, ये 2 लिखना था यहाँ पर, 236.36 लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन, ये थर्ड डिजिट 4 है, 5 से ज़्यादा होता है तो हम लोग प्रीवियस वाला इंक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं जो है 5 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो वो कर दिया, 5 कर दिया, ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। पैन के अंदर आने वाली फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। ठीक है, जो कि दोनों केसेस में अलग अलग आई है, लेकिन क्वेश्चन में क्या था पूछा हुआ, देखो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ P इन द पैन। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, केस 1 में वैल्यू कितनी आई थी हमें P की, 29.53 आई थी, और केस 2 में कितनी आई है, 27.29 आई है। तो दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है उसे हमें एज ए फाइनल आंसर कंसिडर करना है। तो इसके कारण हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम द अबव 2 केसेस वी गेट, देयरफॉर लिखा है फ्रॉम द अबव 2 केसेस, फ्रॉम द अबव 2 केसेस वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू 27.29 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टू स्टार्ट मोशन, इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टू स्टार्ट मोशन, ठीक है, यहाँ पर ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, द अपर ब्लॉक इज टाइड टू अ वर्टिकल वॉल बाय वायर, डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल फोर्स पी रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल द लोअर ब्लॉक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल सरफेस इज 0.3। ठीक है, डायग्राम देखो इस तरीके से दिख रही है हमें, ये वर्टिकल वॉल है और यहाँ पर ये ग्राउंड है। हमें डायग्राम में दो ब्लॉक दिख रहे हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर रखा हुआ है और ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक बी दिख रहा है जिसका वेट कितना है 1000 न्यूटन, और ब्लॉक ए का वेट दिया हमें 500 न्यूटन। ठीक है, ब्लॉक ए को वर्टिकल वॉल के साथ टाइट किया हुआ है, ये रोप है, वायर लिखा है उन्होंने, और जिसका एंगल कितना है 3/4, यानी कि अपोजिट साइड रहेगी 3 लेंथ की, और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी होगी 4 यूनिट की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंक्लिनेशन हमें जब निकालना होगा थीटा का, यानी कि ये जो वायर का इंक्लिनेशन निकालना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हमें क्या करना होगा, थीटा इज इक्वल टैन थीटा इज इक्वल टू 3/4 करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ब्लॉक बी को राइट साइड की तरफ खींच रहे हैं फोर्स पी के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए एंड फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी, तो उस केस में हमें दोनों में से कौन से ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम पहला कंसिडर करना होगा वो देखो। देखो यहाँ पर अगर हम लोग पी फोर्स की वजह से ब्लॉक बी राइट साइड की तरफ जाएगा तो वहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स अननोन है, ये पी ये फोर्स अननोन है, और कौन सा फोर्स अननोन रहेगा ब्लॉक बी के ऊपर, ब्लॉक ए से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन भी। ठीक है, तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो वो भी एक अननोन रहेगा ब्लॉक बी के ऊपर, अगर हम लोग ब्लॉक बी को कंसिडर करते हैं तो ये पी ए फोर्स अननोन रहेगा, और ग्राउंड से आने वाला एक नॉर्मल रिएक्शन वो भी अननोन रहेगा, यानी कि ब्लॉक बी के ऊपर 3 अननोन है। कौन से, ये पी फोर्स, ग्राउंड से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन, और ब्लॉक ए से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन जो कि ब्लॉक बी के ऊपर आएगा, वो भी एक अननोन रहेगा। यानी कि ब्लॉक बी की अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तो हमें 3 अननोन मिलेंगे, जो भी मैंने अभी बताए थे। ठीक है, अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए कंसिडर करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा और ये टेंशन इन द वायर ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए लेंगे तो अननोन कितने रहेंगे, नंबर ऑफ अननोन्स कितने होंगे, 2 ही होंगे, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, और ये रोप, टेंशन इन द रोप जो कि वॉल के साथ अटैच है ब्लॉक ए के लिए। तो यहाँ पर इतना क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ अननोन्स ऑन द ब्लॉक ए आर लेस दैन द नंबर ऑफ अननोन्स ऑन द ब्लॉक बी। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए हमें पहले निकालना होगा। और यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि देखो, अगर ब्लॉक बी पी इस फोर्स की वजह से राइट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ग्राउंड में फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी कि अगर ब्लॉक बी राइट साइड जाएगा तो वहाँ पर ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग लेफ्ट साइड जाते हुए दिखाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग ब्लॉक बी के लिए क्या कहा, अगर हम लोग ब्लॉक बी के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड पे लेफ्ट साइड की तरफ जाते हुए दिखाएंगे तो इसके कारण उसके अपोजिट वाले सरफेस पे भी क्या कहा, उसके अपोजिट वाले सरफेस पे भी फ्रिक्शनल फोर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी ब्लॉक की वजह से तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी हमें लेफ्ट साइड जाते हुए ही दिखाना होगा। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं एक बार फिर से वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर ब्लॉक बी फोर्स पी की वजह से राइट साइड मूव हो रहा है, इन दैट केस तो ब्लॉक बी के ऊपर एक्ट होने वाला फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से कहाँ दिखाएंगे, हम लोग लेफ्ट साइड जाते हुए दिखाएंगे। उसी तरीके से ब्लॉक बी के ऊपर वाली साइड में भी अगर कोई फ्रिक्शन हो रहा है किसी ब्लॉक की वजह से, यहाँ पर हो रहा है ब्लॉक ए की वजह से ब्लॉक बी के ऊपर फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले साइड में भी ब्लॉक बी का फ्रिक्शन फोर्स हमें कहाँ पे दिखाना होगा, लेफ्ट साइड जाते हुए दिखाना होगा। ठीक है, अगर ब्लॉक बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो ऊपर वाले सरफेस पे भी लेफ्ट साइड में जाएगा, यही अभी पॉइंट डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हम लोग ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को डिटैच करेंगे यानी कि सेपरेट करेंगे तो उसका जो भी रिएक्शन रहेगा इन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी वो काउंटर बैलेंस करने वाला चाहिए। कैसे कहा, काउंटर बैलेंस करने वाला चाहिए, यानी कि इतना तो हमें पता है कि ब्लॉक बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, तो ब्लॉक ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कैसे जाना चाहिए, राइट साइड की तरफ जाते हुए दिखाना चाहिए, तब जाकर वो एक दूसरे के फ्रिक्शन फोर्स काउंटर बैलेंस होंगे। तो फिर इस क्वेश्चन को आंसर के लिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये पेज, क्वेश्चन का पेज ये अलग तरीके पे लिखा हुआ है तो ये मैं साइड में हटा देता हूँ, और इस क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन डेटा दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, ये थीटा ड्रॉ कर देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 रहेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, tan इनवर्स ऑफ 3/4, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा, एरो से शुरुआत करेंगे हम लोग आंसर के लिए, ये थीटा लिखा, थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है उसको कैलकुलेट कर देते हैं, इज इक्वल टू जो आएगा वो उसको कैलकुलेट करके देखता हूँ। साथ में डब्ल्यू ए कितना लिखेंगे, 500 न्यूटन, ये डब्ल्यू ए लिख दिया, डब्ल्यू इक्वल टू 500 न्यूटन, कॉमा देकर डब्ल्यू बी कितना होगा, 1000 न्यूटन दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, और ये पी फोर्स,
तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 कितना होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी 36.87 मिलेगी, 86.9 है, सॉरी 86.9 है। तो लेकिन तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसका प्रीवियस वाला डिजिट हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 36.87 लिख देंगे, 36.87, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी इतना तो हमें पता चल गया कि शुरुआत से कि हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए बनाना है, ब्लॉक ए के लिए बनाना है। तो वैसे हमें लिखना होगा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए, ड्राइंग ADRG लिख दिया, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए, ठीक है। तो ब्लॉक ए को ऑब्जर्व करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मतलब क्या होता है, कोई भी ब्लॉक जो हम लोग कंसिडर करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, उस ब्लॉक के ऊपर आए हुए सारे फोर्सेस हमें कंसिडर करने होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ब्लॉक ए का डायग्राम बना दिया, ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए रिप्रेजेंट कर दिया है, उस जिसका वेट कितना था 500 न्यूटन, जो कि वर्टिकली एक्ट होगा, तो ये 500 न्यूटन लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से क्या रहेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ब्लॉक ए के ऊपर ब्लॉक बी से आया हुआ, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N1 से, क्या किससे रिप्रेजेंट कर दिया, N1 से। और ब्लॉक ए को यहाँ पे साइड में ए लिख दिया है, और ब्लॉक ए को एक वॉल के साथ एक रोप अटैच था, ठीक है। हमेशा फोर्सेस हमेशा हम लोग अवे फ्रॉम द पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ मैंने फोर्सेस का डायरेक्शन दिखा दिया, उसका इंक्लिनेशन कितना था ग्राउंड के साथ, ये जो थीटा आया था ना 36.87 वो था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 36.87। उस फोर्स को हम लोग कंसिडर कर लेते टी, टेंशन इन वायर या फिर टेंशन इन रोप कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर टी, जिसका इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ कितना था 36.87 था। देखो ब्लॉक ए को देखने पर हमें इतने सारे फोर्सेस मिले, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ब्लॉक बी, ऊपर से सेल्फ वेट 500 न्यूटन नीचे जाते हुआ, और ये वॉल के साथ जो अटैच था ना रोप, उसके अंदर का ये टेंशन डायग्राम देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और एक फोर्स हम लोगों ने कंसिडर करना चाहिए ब्लॉक ए के ऊपर, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो मैंने क्या बताया था, अगर ब्लॉक बी पी इस फोर्स की वजह से राइट साइड जा रहा है तो उसका ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड रहेगा। अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक बी का लेफ्ट साइड है तो उसके अपोजिट वाले फेस पे भी फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक बी के लिए कैसे रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करें, ब्लॉक ए को ब्लॉक बी से सेपरेट करें। अगर ब्लॉक बी के ऊपर ब्लॉक बी का फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड है तो ब्लॉक ए के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे रहेगा, काउंटर बैलेंस करने वाला रहेगा ब्लॉक बी के फ्रिक्शनल फोर्स के साथ। इसके कारण ब्लॉक ए के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो हमें राइट साइड की तरफ जाते हुए दिखाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब फ्रिक्शन होगा ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में, ब्लॉक ए का फ्रिक्शन फोर्स हमें किस तरफ जाते हुए दिखाना चाहिए, राइट साइड की तरफ जाते हुए दिखाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना होगा, ठीक है, जिसको हम लोग मान लेते हैं F1, और ये F1 क्या रहेगा अपना म्यू N1 रहेगा। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑल कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, यहाँ पे दिया हुआ लास्ट सेंटेंस में क्वेश्चन के अंदर, जो कि कितना था 0.3 है। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, इस फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देनी। यहाँ पर अननोन कौन है, देखो N1 ये फोर्स ही अननोन है, और ये T टेंशन इन द रोप या फिर वायर ये अननोन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद हमें फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी कंसिडर करना होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं लेट समेशन Fx इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमें कंसिडर करने हैं। तो पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या कंसिडर कर लेते हैं, F1। तो ये F1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस F1 लिखा, माइनस टी कॉस ऑफ 36.87 लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। लेकिन F1 यानी कि कितना होगा, म्यू N1 होगा, तो म्यू N1 लिख दिया, माइनस टी कॉस ऑफ 36.87 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें म्यू की वैल्यू दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 0.3। तो इसके कारण यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0.3 N1 आएगा, माइनस टी कॉस ऑफ 36.87, इसको एक इक्वेशन इक्वल टू 0, इसको एक इक्वेशन में लिख देते हैं, नंबर 1 पुट कर दिया, ठीक है। एंड साइड में हमें क्या करना होगा, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 करना होगा, ये साइड में पार्टीशन डाल दिया, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्सेस देख लो सिर्फ डायग्राम में से, ये N1 ऊपर की तरफ रहेगा, ये -500 न्यूटन सेल्फ वेट फॉर ब्लॉक बी, सॉरी ब्लॉक ए, और ये प्लस टी साइन 36.87, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये -500 को राइट साइड पुट करके तो क्या हो जाएगा, +500 हो जाएगा, और ये N1 लेफ्ट साइड में एज इट इज, ये प्लस टी साइन 36.87 इज इक्वल टू कितना होगा, 500। इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 इंटू हमें क्या मिलेगा, ये N1 अननोन और ये T जो अननोन है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2,
वही गेट, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वही गेट, क्या मिलेगा हमें, पहले n1 आ जाएगा और ये t आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। कैलसी से इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें देखो n1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, वो 408.16 यूनिट लिखना होगा हमें न्यूटन, और टी टेंशन इन वायर कितना होगा, 153.06 153.06 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी कर देना है। नेक्स्ट पेज पे हमें लिखना होगा नाउ ड्राइंग एफ बी डी फॉर ब्लॉक बी, ये डी आर जी लिख दिया, एफ बी डी फॉर ब्लॉक बी, ठीक है। तो ब्लॉक बी को देखो, ब्लॉक बी थोड़ा सा बड़ा था ब्लॉक ए के कंपैरिजन में, तो ब्लॉक बी यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया, यहाँ पर बी लिख देता हूँ, ठीक है। ब्लॉक बी का सेल्फ वेट कितना था, ये 1000 न्यूटन लिख दिया। ब्लॉक बी को ग्राउंड से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन में यहाँ पर N2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे ब्लॉक बी के ऊपर राइट साइड में ये पी फोर्स था, ब्लॉक बी पी फोर्स की वजह से राइट साइड जाएगा, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कैसे दिखाना चाहिए, लेफ्ट साइड जाते हुए दिखाना चाहिए, जो कि हम लोग F2 से डिनोट करेंगे। ये F2 कितना रहेगा, म्यू N2 होगा। क्या पॉइंट बताया था, अगर ब्लॉक बी पीस फोर्स की वजह से राइट साइड में होगा, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स अगर लेफ्ट साइड जाएगा, तो ब्लॉक बी के अपोजिट वाले साइड में भी अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो रहा है किसी ब्लॉक की वजह से, तो यहाँ पर ब्लॉक बी के ऊपर फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो रहा था ब्लॉक ए की वजह से, तो वो ब्लॉक बी के ऊपर वाले फेस पे हमें फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से दिखाना चाहिए, लेफ्ट साइड ही दिखाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि उसके नीचे ग्राउंड के साथ ब्लॉक बी का जब फ्रिक्शन हो रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड जा रहा था, इसके कारण उसके अपोजिट वाले सरफेस पे भी हमें फ्रिक्शन फोर्स बिना सोचे समझे लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में ही दिखाना होगा, ठीक है। जो कितना रहेगा, देखो यहाँ पर ये हमें काउंटर बैलेंस करना है। ये जो एफ रहेगा वो ब्लॉक ए के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स था उसकी वैल्यू जितना ही रहेगा, लेकिन काउंटर बैलेंस में रहेगा, ठीक है। तो देखो ब्लॉक ए के ऊपर क्या कहा, ब्लॉक ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों ने राइट साइड लिया था, तो ब्लॉक बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स हमें काउंटर बैलेंस करने वाला यानी कि लेफ्ट साइड में लेना है, जो कितना होगा, इसी वैल्यू का होगा, यानी कि F1 इज इक्वल टू म्यू N1 होगा। ये कितना होगा, F1 इज इक्वल टू म्यू N1 होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट मतलब ब्लॉक बी के ऊपर आया हुआ फ्रिक्शन मतलब ब्लॉक ए के साथ अटैच था, इसके कारण। और हमें ब्लॉक बी के ऊपर एक काउंटर बैलेंस करने वाला नॉर्मल रिएक्शन भी दिखाना है, जो कि हमें ब्लॉक ए से मिलेगा, ठीक है। देखो ब्लॉक ए के ऊपर यहाँ पे साइड में ए लिख देता हूँ, ब्लॉक ए का, ब्लॉक ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने कैसे लिया था, ब्लॉक बी से ऊपर की तरफ जाते हुए, यानी कि N1 रिएक्शन। अभी क्या करेंगे, ब्लॉक ए से ब्लॉक बी के ऊपर आया हुआ नॉर्मल रिएक्शन दिखाना होगा, लेकिन वो काउंटर बैलेंस डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि यहाँ पर N1 ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर ब्लॉक बी के ऊपर N1 कैसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर साइड में लिख देंगे, ये N1 हो गया, ठीक है। काउंटर बैलेंस करने वाला ब्लॉक बी के ऊपर आया हुआ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ब्लॉक ए, ठीक है। अभी इस जो भी फोर्सेस हम लोगों ने ड्रॉ की है ब्लॉक बी के ऊपर, वो हो गया एफ बी डी ब्लॉक बी का। इसके ऊपर हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट समेशन एफ ऑफ एक्स कर देते, इस साइड में कर देता हूँ, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखो कौन से ये पी फोर्स अननोन है, पी राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस पी लिखा, माइनस F2 लिख दिया, माइनस F1 लिखा। इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है क्या, 3 ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, जिसमें हमें F1 की वैल्यू पता है, तो ये पी अननोन, F2 यानी कि कितना रहेगा, म्यू N2 होगा, ये F1 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस F1 हो जाएगा। ये पी अननोन में ये म्यू की वैल्यू कितनी थी, 0.3 N2 लिख दी, इज इक्वल टू F1 कितना रहेगा, म्यू N1 होगा, म्यू हमें पता है 0.3, N1 भी हमें पता है जो कि हम लोगों ने निकाला था 408.16 आया था आई गेस, ठीक है। तो इज पी माइनस 0.3, ये N2 लिखना है, इज इक्वल टू ये 0.3 लिखना है। N1 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आई थी, देखो यहाँ पर दिख रही है N1 की वैल्यू 408.16 थी ना, N1 की वैल्यू 408.16, वो लिख देनी है हमें यहाँ पर 408.16, यूनिट नहीं लिखना है, ठीक है। अभी इक्वेशन बन रहा है तो इसके कारण हमें इक्वेशन के अंदर यूनिट नहीं लिखना है, तो P माइनस 0.3 N2 लिख दिया, इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, डायरेक्टली इक्वेशन में यूज़ किया तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, कितना 0.3 इंटू 408.16, 0.3 इंटू 408.16, जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 122.448 है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 122.45 लिख सकते हैं, 122.45 लिख दिया, ठीक है। इसको लिख दिया एज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि सेम इक्वेशन के सेम
प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी 2 इक्वेशन यूज़ किए थे, ठीक है। तो अभी ये सेम प्रॉब्लम के अंदर इसको हम लोगों ने क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। एंड इसके आगे क्या करना होगा, लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, लेट समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो इस डायग्राम के अंदर आए हुए वर्टिकल फोर्सेस देखो कौन से रहेंगे, ये N2 ऊपर की तरफ, ये N2 लिख दिया। उसके बाद ये -N1 रहेगा, -1000 न्यूटन रहेगा, ठीक है। और कोई वर्टिकल फोर्सेस है क्या डायग्राम के अंदर, नहीं है, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये N2 अननोन है, N2 लेफ्ट साइड में रहेगा, ये N1 और ये 1000 नोन वैल्यूज़ है जो कि राइट साइड में प्लेस करनी होगी। 1000 राइट साइड में आएगा और ये प्लस N1 भी राइट साइड में आएगा, ठीक है। फिर ये N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ये 1000 लिख दिया, 1000 लिख दिया, प्लस N1 की वैल्यू कितनी थी, 408.16 थी, ठीक है। तो इसके कारण हमें N2 कितना मिलेगा, देखो N2 इज इक्वल टू 1408.16, यहाँ पर यूनिट लिखना है उसका न्यूटन, इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूटन लिखा हुआ जो कि गलत था, इक्वेशन के अंदर यूनिट नहीं लिखना चाहिए। N2 माइनस N1 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 पुट कर देते हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते थे, ये N2 की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें फोर्स P मिल जाएगा। या फिर यहाँ पर आप लोग इक्वेशन नंबर 4 के अंदर P इस फोर्स का कोएफिशिएंट 0 मानो और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको डायरेक्टली विदाउट N2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट किए बगैर P की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, क्या लिखा, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, सबसे पहले हमें P मिलेगा, तो P इज इक्वल टू, यही तो क्वेश्चन में पूछा था, P इस फोर्स की वैल्यू पूछी थी हमें, जैसे कि ब्लॉक B का मोशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये P इस फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, रिक्वायर्ड वैल्यू, और साथ में हमें N2 भी मिल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक B, ठीक है, उसकी भी वैल्यू यही रहेगी 1408.16, यहाँ पर न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग P इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें P इस फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी 544.898 है, तो जिसे हम लोग 90 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 544.90 न्यूटन, ये है हमारे रिक्वायर्ड फोर्स P की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ 1000 न्यूटन, देन ब्लॉक विल बी हेल्ड इन इक्विलिब्रियम और स्लाइड डाउन और मूव अप, ठीक है। तो देखो एक ब्लॉक दिख रहा है हमें इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, इंक्लाइनेशन कितना है प्लेन का, 30 डिग्री ग्राउंड के साथ, उस इंक्लाइन प्लेन पे एक 1000 न्यूटन वेट का एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसको हम लोग 1200 न्यूटन इस हॉरिजॉन्टल फोर्स से धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो पूछा क्या उन्होंने क्वेश्चन में, क्या इस 1200 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स को अप्लाई करने की वजह से ब्लॉक ये जो भी है 1000 न्यूटन का वो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आएगा, कि उसी अपनी जगह पे बने रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और म्यू की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 0.3 लेनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ब्लॉक अपने सेल्फ वेट की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं ये दूसरे वाले पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, लेट कंसिडर दैट, या फिर अज्यूम दैट ब्लॉक इज मूविंग डाउन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। लेट, ये लेट लिखा, लेट अज्यूम दैट ब्लॉक इज मूविंग डाउन, क्या कंसिडर किया, लेट अज्यूम दैट ब्लॉक इज मूविंग डाउन। आगे लिखना होगा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, ये DRG लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो ब्लॉक जो भी ब्लॉक थे वो, उसके लिए हमें क्या बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो उसका APD बना लेते हैं। देखो मेन क्वेश्चन इस तरीके से था, यानी कि मेन क्वेश्चन का डायग्राम इस तरीके से था। तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा देंगे और उसका सेल्फ वेट नीचे की तरफ पास होते हुए दिखाना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर और फ्रिक्शनल फोर्स भी हमें दिखाना होगा, जो कि हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये फ्री हैंड में मैंने डायग्राम बना दिया है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। यहाँ से ग्राउंड दिखाना होगा, ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन दिखा दिया। नॉर्मल रिएक्शन का ये एन लिखा, ठीक है, ये एन लिख दिया नॉर्मल रिएक्शन का, जो कि ग्राउंड से ऊपर की तरफ रहेगा। फ्री हैंड में डायग्राम बनाया, मेन एग्जाम में तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो ये हम लोग अज्यूम करें कि ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो उसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन,
एफ की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एन होगी, ठीक है। टेक्निकली एफ की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एन होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ। इसका सेल्फ वेट कितना था, 1000 न्यूटन। ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये 1000 न्यूटन लिख दिया साइड में, ठीक है, 1000 न्यूटन, जो कि डाउनवर्ड रहेगा ना, तो ये यहाँ पर उसको आगे एक्सटेंड किया वो भी दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे देखो, यहाँ पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखा देंगे, या ऐसा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखा दिया, जिसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 1200 न्यूटन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर आए हुए सारे फोर्सेस हम लोगों ने कंसिडर किए हैं, और ब्लॉक को ऐसा अज्यूम किया था कि ब्लॉक ए नीचे आ रहा है, ठीक है। ब्लॉक ए नहीं, जो भी ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसके लिए इसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ दिखा है, ठीक है। जब भी हमारे पास फ्रिक्शन का इंक्लाइन प्लेन का सम रहेगा, तो उस केस में हमें क्या कंसिडर करना है, इंक्लाइन प्लेन को एज ए एक्स एक्सिस कंसिडर करना है, और उसको जो भी परपेंडिकुलर रहेगा उसको एज अ वाई एक्सिस कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस कौन सा रहेगा, ये एन जो नॉर्मल डायरेक्शन वो वाई एक्सिस के ऊपर आया हुआ है, और एक उसी को मैं ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेता हूँ, ये अपना पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ लाइन वाई एक्सिस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये वर्टिकल दिख रहा है ना, ऊपर पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ वर्टिकल लाइन है, और नीचे एन वन, ये वाई एक्सिस का पार्ट हो जाएगा, और ये उसको परपेंडिकुलर, ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसे ऐसा हमें एक्स एक्सिस कंसिडर करना होगा आगे फोर्सेस को रिजॉल्व करते वक्त। देखो, ब्लॉक का सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, तो यहाँ पर अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पर वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये क्या है, जो 60 डिग्री एंगल बना वो किसका है, 1000 न्यूटन इस वेट का, यानी कि ब्लॉक के वेट का इस इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल बना हुआ है, यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग डायग्राम को क्या कहा, अगर हम लोग डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा रोटेट, यानी कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बना देंगे अपने ही माइंड में, तो क्या लगेगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो इन दैट केस ये जो 1000 न्यूटन का लोड है, जो कि ब्लॉक का वेट है, वो हमें ऐसा दिखाई देगा कि ताकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये अगर हम लोग डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, इंक्लाइन प्लेन को ऐसे एक्स एक्सिस मान लेंगे, तो ये वर्टिकल एक्सिस का पार्ट है, ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये वेट फिर हमें क्या लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट से पास होता हुआ लगेगा, ठीक है। और ये 1200 न्यूटन का फोर्स है, अगर हम लोग उसको एक्सटेंड कर देते हैं, देखो ऐसा एक्सटेंड करेंगे तो क्या लगेगा, वो 1200 न्यूटन का फोर्स अगर एक्सटेंड होने पर क्या लगेगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है। देखो, ये वर्टिकल एक्सिस का पार्ट, ये ऊपर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पार्ट, तो 1200 का न्यूटन फोर्स अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो किस क्वाड्रेंट में एक्ट करेगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट करेगा, ठीक है। तो और उसका इंक्लिनेशन कितना होगा, इस एक्स एक्सिस के साथ जितना इंक्लिनेशन यहाँ पर है उतना ही रहेगा, यानी कि देखो यहाँ पर कितना है 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 30 है तो उसके अपोजिट में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं 1200 न्यूटन इस फोर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करके, ये देखो ये ऐसा जा रहा है, उसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ 1200 न्यूटन फोर्स, जिसका देखो ये एक्स एक्सिस का पार्ट है, ये वाला एक्स एक्सिस का पार्ट है ऊपर से जाते हुए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ इस 1200 न्यूटन के फोर्स से कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री। वो कैसे बता रहा हूँ, देखो ये पूरा इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ट्रांसवर्सल मान लो, अगर यहाँ पर 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 होगा। या फिर दूसरे तरीके से कैसे बता सकता हूँ, देखो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर जेड बन रहा है, ये ऐसा जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो उसके अपोजिट वाला ये एंगल कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, 1200 न्यूटन इस फोर्स का राइट साइड जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट करेगा, ऐसे लगेगा। ये ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नीचे का हिस्सा नेगेटिव वाई एक्सिस, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट करेगा 1200 न्यूटन का फोर्स, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 30 डिग्री का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी आगे मतलब फोर्सेस को रिजोल्व करते वक्त इंक्लाइन प्लेन को हमें क्या मानना है, एक्स एक्सिस मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखो, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आए हुए फोर्सेस क्या दिख रहा है हमें, ये एफ दिख रहा है, तो एफ लिखना होगा, ठीक है। ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है एफ फोर्स, उसके बाद ये लोड की तरह 1000 न्यूटन, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लग रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस 1000 लिख लेता हूँ डायरेक्टली, लोड की वैल्यू -1000 कॉस 60 लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद ये 1200 न्यूटन फोर्स, जो कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिखना होगा मुझे 1200, और एंगल कितना है, वो कॉस 30 है, ठीक है। तो वो लिख दिया इज इक्वल टू 0। इसके अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं थे अपने पास, ये एफ था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया हुआ सेल्फ लोड 1000 न्यूटन का था, और ये 1200 न्यूटन का फोर्स, मतलब जो कि हम लोग हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे थे, जो कि जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वही एक एक्स एक्सिस के ऊपर उसका एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है। और कोई एक्स कंपोनेंट
नहीं आ रहा है किसी भी फोर्स का। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड में एफ ही रख देंगे, ठीक है। ये 1000 cos 60 राइट साइड जाकर तो क्या होगा, प्लस 1000 cos 60 और ये माइनस 1200 cos 30, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते पर देखते हैं ये एफ की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये कैलकुलेट करने पर हमें एफ की वैल्यू कितनी मिल रही है, -539.20, ठीक है, -539.23 मिली है, ठीक है। ये है न्यूटन में, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या है ये, सिस्टम के अंदर एक्ट होने वाला एफ यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो कि कैसा आया, निगेटिव है। फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब जो हम लोगों ने अज्यूम किया था ना कि ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, वो अपना अज्यूमशन रॉन्ग है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस फ्रिक्शन फोर्स कांट बी निगेटिव, ठीक है, कांट बी निगेटिव, ऐसा लिख दिया। सिंस फ्रिक्शन फोर्स कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर आवर assumption of block moving down इज रॉन्ग, ठीक है, इज रॉन्ग। इसका मतलब ये गलत हो गया कि ब्लॉक ए जो भी ब्लॉक था नीचे आ रहा है, ये हम लोगों ने जो अज्यूम किया था वो अपना अज्यूम किया हुआ स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। इसका मतलब ब्लॉक कहाँ पे मूव हो सकता है, फिर अप साइड मूव हो सकता है, ठीक है। तो लेट कंसिडर ब्लॉक इज मूविंग अप। तो ब्लॉक को अभी हम लोग क्या कंसिडर करें कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसे रहेगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा, ठीक है। तो हमें उस डायग्राम को एक बार और से फिर एक बार बनाना होगा। यहाँ पर मैं सेम डायग्राम को बना लेता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम को। सिर्फ हमें क्या दिखाना है, उस डायग्राम में फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ जाते हुए दिखाना होगा, क्योंकि इस बार हम लोगों ने अज्यूम किया है कि ब्लॉक जो भी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके कारण। तो यहाँ पर देखो, ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो वो दूसरा मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। इस फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग फिर से कंडीशन इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की समेशन एफ ऑफ वाई कर देता हूँ। लेट क्या कर दिया, समेशन एफ वाई कर दिया। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग समेशन एफ ऑफ वाई क्यों करें, चलो समेशन एफ ऑफ एक्स ही कर देते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, समेशन एफ ऑफ एक्स ही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से रहेंगे, ये एफ फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस जाते हुए दिख रहा है, इसके कारण क्या लेना होगा हमें, वो माइनस एफ लेना होगा, ठीक है। ये सेल्फ लोड जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको क्या लेना, माइनस 1000 कितना रहेगा, cos 60 रहेगा, ठीक है। ये 1200 न्यूटन का फोर्स हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हुए दिखाई दे रहा है। देखो ये पेंसिल से मैंने आगे एक्सटेंड किया होता, ये ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नीचे का हिस्सा नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो 1200 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, प्लस में आएगा, प्लस 1200 cos 30 लिख देना है, राइट, इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इतने ही सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कंपोनेंट आ जाएंगे, जिसमें एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटेड फ्रिक्शन फोर्स। ये माइनस एफ अगर राइट साइड पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, -1000 cos 60 प्लस 1200 cos 30, ठीक है, इज इक्वल टू एफ। तो ये तो सेम नंबर है जो कि हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किए थे, लेकिन यहाँ पर वो नंबर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एफ की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर जितनी रहेगी, लेकिन ये वैल्यू हमें यहाँ पर पॉजिटिव में मिलेगी। ऊपर वैल्यू कितनी आई थी, वही मैं नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ, 539.23 ये वैल्यू आई थी। तो यहाँ पर भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी, 539.23 न्यूटन। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू कैसे आई है, प्लस में आई है, ठीक है। और ये क्या 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 कंसिडर किया था हम लोगों ने, ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे आ रहा है। तो ये क्या है, इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल होने वाला क्या मिला हमें, फ्रिक्शनल फोर्स मिला, राइट। तो इसको हम लोग साइड में क्या लिख सकते हैं, ये जो भी फ्रिक्शनल फोर्स मिला है सिस्टम के अंदर से, वो कैसा है, वो अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स है। उसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, अवेलेबल, ठीक है। ये अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स मिला है हमें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी समेशन एफ ऑफ वाई भी कर देते हैं, तो वहाँ से हमें एन मिल जाएगा, एन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये एन किया, लेट कर देते हैं, लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन कौन से हो गए, ये प्लस एन रहेगा ऊपर की तरफ, अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस जा रहा है, तो ठीक है। तो ये प्लस एन लिख दिया। आफ्टर दैट माइनस ये 1000 न्यूटन का लोड थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव होता है। तो क्या लिखेंगे, -1000 sin 60, ठीक है, -1000 sin 60 लिखा। और ये 1200 न्यूटन का फोर्स
फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि -1200 साइन 30 लिखना होगा, ठीक है। -1200 साइन 30 लिखना होगा इज इक्वल टू 0। और कोई वर्टिकल फोर्सेस है क्या अपने पास? नहीं है, इतने ही थे, ठीक है। 1200 न्यूटन फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, और ये 1000 न्यूटन का जो भी लोड है, सेल्फ वेट है ब्लॉक का, उसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये 0 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा मुझे, ये n लेफ्ट साइड में रहेगा, इज इक्वल टू ये 1000 साइन 60 और ये 1200 साइन 30 राइट साइड जाएगा। 1000 साइन 60 प्लस 1200 साइन 30, ठीक है। n की वैल्यू, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं एलसी से। 1000 साइन 60 प्लस 1200 साइन 30, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1466.025, तो हम लोग उसको 0.03 लिख सकते हैं, ठीक है। 1466.03 लिख सकते हैं। ये क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन है, और लास्ट में जो लिखा है वो यूनिट का न्यूटन लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखो सिंस, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है, सिंस फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसे होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन होता है ना। तो ये म्यू एन लिखा, उन्होंने कितना दिया था, म्यू कितना दिया था क्वेश्चन के अंदर, 0.3 दिया था, राइट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को, ये पेज नहीं है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया था म्यू कितना दिया था, टेक म्यू इज इक्वल टू 0.3, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, 0.3, और साइड में आए हुए एन की वैल्यू कितनी, 1466.03, ठीक है। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते तो एफ की वैल्यू कितनी मिलेगी देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 439.81 मिलेगी, न्यूटन लिख देंगे, ठीक है इसको। ये क्या है, ये हमें रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू एन होता है ना हमेशा, तो ये क्या है, तो ये क्या था, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स था। साइड में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है, और हमें फ्रिक्शनल फोर्स सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कैसे मिला है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा वाला मिला है। इसका मतलब क्या होगा, जो भी बॉडी है वो ऊपर की तरफ ही मूव होगी, ठीक है। सिंस देखो डायग्राम के अंदर हमें क्या मिला, ये फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल वाला, अवेलेबल, ठीक है। स्पेलिंग मैंने जैसे तैसे लिख दिया, वर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो भी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम के अंदर जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारा ज़्यादा है। देयरफॉर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द गिवन बॉडी या फिर ब्लॉक इज मूविंग अप। देयरफॉर हमें आगे लिखना होगा, देयरफॉर गिवन ब्लॉक इज मूविंग अप, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑन ब्लॉक इस कंसेप्ट के ऊपर 3 न्यूमेरिकल्स किए मैकेनिक्स के फ्रिक्शन इस टॉपिक के ऊपर। तो आज के प्रॉब्लम्स में किसी भी स्टेप में अगर डाउट होता है या फिर सिंप्लीफिकेशन में डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। सॉरी फॉर वॉइस। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।